नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात होगी मिशन 2030 की और सवाल ये होगा कि बेहतर प्रयास किस तरीके से किए जाए, क्योंकि ये सपना सरकार ने देखा है, लेकिन ये सपना राजस्थान का भी है। राजस्थान का भी वही सपना है कि 2030 तक हमारा प्रदेश देश में नंबर 1 बन जाए। लेकिन देश में जब जब ऊंची छलांग लगाई गई है, जब जब कोई एक बड़ी छलांग हमने लगाई है, तो एक क्रांति के माध्यम से लगाई है। मसलन जब देश में अनाज की कमी थी तो हरित क्रांति आई और उसके बाद खाद्यान्न की पूर्ति और आपूर्ति में हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो गया। श्वेत क्रांति के बाद दूध और डेयरी के क्षेत्र में हिंदुस्तान अग्रणी बन गया। ऐसे ही अब क्या सूचना क्रांति के जरिए देश हो या हम अपने प्रदेश की बात करें, एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी हम कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश को महज अगले 7 सालों में अगर नंबर 1 बनना है तो फिर शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार सब में पारदर्शिता चाहिए और सब में सूचना क्रांति चाहिए। वो अलग अलग तरीके की हो सकती है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये सब मुमकिन यकीनन बिना किंतु परंतु के सूचना क्रांति के जरिए ही होगा। अब सूचना का माध्यम मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल या इनसे संबंधित तमाम चीजें, जैसे रोबोटिक सर्जरी, उसमें अपने आप एक कंप्यूटर काम करता है। आगे और क्या क्या हो सकता है, एजुकेशन में आईटी का योगदान क्या हो सकता है, इसके अलावा बाकी जो फील्ड्स हैं उसमें आईटी का योगदान क्या हो सकता है, आज मुख्य रूप से इस पर बात करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री ने 40 लाख महिलाओं को हाल ही में मोबाइल बांटे हैं और इसके जरिए भी सरकार को योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में बड़ी आसानी होगी। वैसे ही क्या हर विभाग को आईटी के साथ जोड़ा जा सकता है और उसके साथ जनता को जोड़ा जा सकता है। सवाल यह भी है कि आईटी के क्षेत्र में जितने मजबूत हम होंगे, साइबर क्राइम की जद में उतने ही ज्यादा भी होंगे। तो समाधान के साथ समस्या भी है और समस्या जहां होती है वहां यकीनन समाधान होता है। तो आज बात इसी मुद्दे पर कि 2030 की राह पर आईटी का योगदान क्या होगा और ये कैसे होगा और इससे हमारी जिंदगी, हमारा राजस्थान कितना बदलता हुआ नजर आ सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी। लोकेंद्र जी, क्योंकि बार बार बात हो रही है कि भाई 2030 तक एक सपना पूरा करना है, राजस्थान को नंबर 1, मैं जितना समझ पाया उसमें आईटी का एक बड़ा योगदान रहेगा। तो मैं आपसे पहले समझना चाहूँगा, क्योंकि आप मेडिकल सेक्टर से आते हैं, मेडिकल सेक्टर में अगले 7 सालों में आईटी के केंद्र के जरिए, आईटी के जरिए ऐसी कौन सी क्रांति आए, कौन से बदलाव आए कि हम कम से कम हेल्थ सेक्टर में नंबर 1 हो जाए। इसके लिए मैं आपके जानकारी में लाना चाहूँगा कि आने वाले समय में बहुत कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है। जैसे इस समय हाल फिलहाल जो काफ़ी रिसर्च और काफ़ी वर्क जो हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस के बेस में हो रहा है और इस तरह के एप्लीकेशंस मेडिकल एजुकेशन में या मेडिकल हेल्थ में या पेशेंट केयर में या इंडिविजुअल पर्सनलाइज केयर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। अभी हाल ही में हमारा जो कुछ वेबिनार्स के माध्यम से हम यूएस के डॉक्टर से जुड़े थे और हमारी हाल ही में मेरी विज़िट थी इंग्लैंड में, मानचेस्टर यूनिवर्सिटी और चेस्टर यूनिवर्सिटी में हम इस तरह के एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं जो एक टेली सेक्रेटरी के तौर पे अब एक जगह बैठे हुए बहुत सारे लोगों को एक साथ कनेक्ट करके ट्रेंड करके उनको या सेक्रेटरी या स्ट्रेस मैनेजमेंट या एक तरह से कह सकते हैं सेल्फ हार्म या सुसाइड प्रिवेंशन पे वर्क कर रहे हैं। इसी तरह से अगर जैसे रोबोटिक सर्जरी का, जैसे आप मीडिया के माध्यम से भी एसएमएस में इस तरह की सुविधाएं शुरू होगी, तो आने वाले टाइम में इस तरह की रोबोटिक सर्जरी आ जाएंगी कि पेशेंट अंदर गया थिएटर के अंदर, पता चला चारों तरफ मशीनें हैं उसके और एक कोने में डॉक्टर बैठा हुआ है और वो सारा कुछ मैनेज कर रहा है जस्ट फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए। इसी तरह से हर फील्ड में हो रहा है। रेडियोलॉजी में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हो चुके हैं और आने वाले टाइम में इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा अपन को कि रेडियोलॉजी में एक मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन है या एप्लीकेशंस हैं, वो आपके एक्सरे को, एमआरआई को, सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स को पढ़ रही हैं। दूसरा, अगर अपन फील्ड में देखें, पैथोलॉजी में देखें, तो पैथोलॉजी में एक बहुत अच्छी एप्लीकेशंस, कई एप्लीकेशन ऐसी डेवलप हो चुकी हैं जो आपकी पैथोलॉजी की स्लाइड्स और उसको डायग्नोसिस कर देती हैं जहाँ कंसल्टेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से अगर अपन देखें तो एक
जैसे पुराने टाइम में हम लोग जो फेस कर रहे थे, नहीं सर, लेकिन जिन एप्लीकेशन का आप जिक्र करें, क्या उसको मैं इस मोबाइल में डाउनलोड कर सकता हूं या उसके लिए मुझे हॉस्पिटल मोबाइल के माध्यम से अपन यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल थोड़ा सा रिस्ट बैंड या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से अपन उनको यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे अपन सुबह उठते हैं और उठते ही अपन को पता चलता है कि एक रिस्ट बैंड है या एक डिवाइस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो डिवाइस आपकी पूरी बॉडी को चेक करके बता देता है कि आपके स्ट्रोक की क्या पोजीशन है, आपके सेरिब्रल आर्टरी की क्या पोजीशन है, आपकी ब्रेन की आर्टरी की क्या पोजीशन है, या आपके हेल्थ डेटा क्या है, आपके जितने भी ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस हैं या उनके पैरामीटर्स हैं, ग्लूकोज है, या उन सब चीज़ों को वो जस्ट बता देती है वो एप्लीकेशन। इस तरह के 7 साल में हम ये मुकाम हासिल कर सकते हैं? डेफिनेटली इस तरह के एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, और बहुत पिछले 1 साल से भी मेडिकल एजुकेशन सेक्टर हो, पेशेंट केयर सेक्टर हो, या हेल्थ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हो, या डिजिटल डेटा का जो यूज़ है पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत जगह जगह यूज़ हो रहा है, और इंडिया में भी और राजस्थान में भी काफ़ी इन चीज़ों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आप बताइए, क्योंकि अमूमन ये शिकायत होती है कि भाई प्रोफेसर्स नहीं हैं मेडिकल सेक्टर में, कॉलेज बहुत हैं, पढ़ाने के लिए समस्या आती है। आपको लग रहा है कि इन 7 सालों में हम ये भी एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं कि AI प्रोफेसर हो जाए जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं? डेफिनेटली। अब जैसे हम पिछले काफ़ी सालों से मैं IT से जुड़ा हुआ हूँ। शुरू में एक स्थिति ये थी कि सारे मेडिकल कॉलेजों की वेबसाइट बनवाई हमने, काफ़ी कुछ उसमें टेक्निकल IT से जोड़ा उन चीज़ों को। लेकिन आने वाले टाइम में इस तरह की चीज़ें होंगी कि आपको टेली सेक्रेटरी हो, टेली मेडिसिन हो, या टेली कंसल्टेशन हो, इवन एक AI का एक डॉक्टर आपको देखने को मिलेगा, और आज की तारीख में वो अवेलेबल भी है। आप उस डॉक्टर से अपनी कंप्लेंट्स बताएं, वो आपको ट्रीटमेंट और सब कुछ एडवाइस कर देगा। इसी तरह से AI का आपको जानने के आश्चर्य होगा कि कई कंट्रीज़ में कंपनियों का जो हेड है, CEO है, वो AI को बना दिया उन्होंने, सारे डिसीजन वो AI वो ले रही है। इसी तरह से अभी रिसेंटली बदलाव हुआ, ChatGPT उसका 4 वर्जन आ गया। ये सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो बच्चे बड़े स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं। हाल ही में जो मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर में काफ़ी डिस्कशन और हमारा वर्कशॉप भी था, और वहाँ हमारा प्रेजेंटेशन भी था। वहाँ देखने में पता चला कि बच्चे आजकल ChatGPT और ये बहुत लेटेस्ट एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं अपने रिसर्च, डेटा एनालिसिस को, अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए, और जितने भी उनके रिक्वायर्ड हैं वो सब चीज़ों के लिए उनको यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं जो हेल्थ के, जैसे स्किन की एक इतनी अच्छी कई एप्लीकेशन ऐसी आ गई, आप स्किन में अपने लीजन्स को दिखाएं और वो डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट बता देती हैं। और वो मोबाइल में ले सकते हैं। हाँ, वो मोबाइल में इस तरह की एप्लीकेशंस हैं। तो धीरे धीरे ये डेवलप होगा, और आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। जैसे कि गूगल पुराने टाइम में अपने गूगल डॉक्टर, गूगल पेशेंट, गूगल डायग्नोसिस फेस किया, इसी से AI बेस्ड अपन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। लेकिन सर, जिसका जिक्र आप करें, मेरा एक सवाल बस ऐसे ही है, भाई जो भी AI डॉक्टर होगा, पैथ होगा, या कोई जो रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहा होगा, या जो ऑपरेशन कर रहा होगा, वो उस डेटा आधारित कैलकुलेशन के आधार पर ही कर रहा होगा। बहरहाल हम बात करें मिशन 2030 की, और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2030 से पहले 2028 भी आएगा। उनका इशारा है कि 2028 में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। बहरहाल हम बात करें IT के जरिए किस तरीके से मिशन 2030 को वक्त से पहले पूरा किया जा सकता है। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। आज हम बात करें हेल्थ सेक्टर की। लोकेंद्र जी, मैं जिक्र ये कर रहा था कि भाई जो भी AI टेक्नोलॉजी पर आधारित है, या जितनी भी एप्लीकेशंस का आपने जिक्र किया, वो एक डेटा आधारित एप्लीकेशंस है, उसमें ह्यूमन इनपुट नहीं होता है, तो क्या उसके रिजल्ट 100% सही होते हैं? यस, अभी हाल ही में जो यूज़ किया जा रहा है जितनी भी एप्लीकेशंस को, उनमें कई एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनमें ह्यूमन से भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट आ रहे हैं, और उसके लिए एक उन्होंने कुछ परसेंटेज कंसल्टेंट्स भी रखे हुए हैं जो एक क्रॉस चेक करने के लिए, यहाँ जहाँ पे भी थोड़ा सा दिक्कत आती है उसको चेक करने के लिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अपन AI की बहुत सारी चीज़ों से अपन ऑलरेडी अपने रिप्लेस हो चुके हैं, मोबाइल में सब जगह एप्लीकेशंस आ चुकी हैं AI की, लेकिन अपन को ऐसा लगता है कि ये काफ़ी कुछ डिफ़िकल्ट है। बट AI का जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी डेटाबेस पे आधारित है। अब रिसर्च को ही लेके अगर देखें अपन, तो रिसर्च के लिए इस तरह की एप्लीकेशंस आ गई कि आप अपना सारा जो रिसर्च का डेटा है उसको एक जगह डालें, और आपको स्टैट्स एनालिसिस, आपका डिस्कशन, वो सब कुछ लिख के दे देगा। हाल ही में पिछले हमारे साथ 2 और विशेषज्ञ जुड़ गए। हमारे साथ मुकेश जी जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, और प्रियंका सुगानी जी जुड़ गई हैं। मुकेश जी, हम बात ये करें कि भाई मिशन 2030 को पूरा करना है तो IT की ज़रूरत पड़ेगी, सूचना क्रांति की ज़रूरत पड़ेगी, हर सेक्टर में पड़ेगी, क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं। तो ये बताइए कि जितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे, क्या उतनी ही तेज़ी से साइबर के जो खतरे हैं
उसके चांसेस भी बढ़ेंगे और उससे निपटने के लिए क्या हम तैयार हैं? पिछले कुछ टाइम से जो ट्रेंड में चेंजेस देख रहे हैं इंडिया में 2013-14 से पहले जो ट्रेंड हुआ करता था वो साइबर क्राइम का जो रेशियो था वो सोशल मीडिया क्राइम्स, ईमेल आईडी हैकिंग, ये सारे केसेस भी प्रोपोर्शनेटली रजिस्टर होते थे। पर 2014-15 के बाद में जैसे डिजिटलाइजेशन ज्यादा यूज होना स्टार्ट हुआ, यूपीआई और गूगल पे और पेटीएम और इस टाइप के वॉलेट यूज होने स्टार्ट हुए, इसके केसेस मोर देन 80% जो है साइबर क्राइम के केसेस हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड से रिगार्डिंग हो गए हैं जी। क्योंकि ई पेमेंट्स बहुत इजी हो गया है। जैसे ही एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हो रहा है क्राइम रेट बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली हाई जा रहा है जी। और चैलेंजेस की मैं बात करूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है cybercrime.gov.in जहां पे ऑनलाइन घर बैठे कोई भी व्यक्ति अपने साइबर क्राइम की रिपोर्ट कर सकता है। बट उसके बाद में वहां पे जितनी रिपोर्ट हो रही हैं उसके 95% केसेस भी कन्वर्ट नहीं हो रहे, एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हो रहे, हार्डली 5% केस दर्ज नहीं हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट के ही डेटा है जी। तो अगर हम देखें केसेस तो रिपोर्ट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बट सॉल्यूशन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड अभी भी नहीं है डिपार्टमेंट के। जी। अच्छा, लेकिन जिंदगी कितनी बदल जाएगी। मैं एक उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूँ भाई। जब गाड़ियां आई तो लगा कि यार इसकी वजह से तो दिक्कतें बहुत होंगी, लेकिन फिर गाड़ियों ने आपके काम की रफ्तार को तेज किया। अब इसका दूसरा पहलू है कि दुर्घटनाएं आज भी होती हैं। अब इसको मैं ऐसे जोड़ रहा हूं कि क्या वाकई में आईटी अपनी जिंदगी को आसान कर देगी? मुकेश जी, मुझे बोलना है जी आपसे। टेक्नोलॉजी बहुत इजी कर रही है लाइफ सबकी, बिकॉज सारी चीजें क्लिक्स पे हो रही है। और पिछले कुछ सालों में जो ट्रेंड में चेंजेस हुआ है, कंपनीज जो रोबोटिक्स वाली कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टर्स भी बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें। और रोबोटिक्स पे जो काम हो रहा है, ऑटोमेशन पे जो काम हो रहा है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो रहा है, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम जी। लाइक चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो जहाँ पे वेटर रोबोट्स चाहे सर्व करें, या जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे रोबोटिक्स। पिछले कुछ दिन पहले ही मेरी किसी से बात हो रही थी, मेरे एक फ्रेंड है जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक इंडस्ट्री मतलब 500 से 600 फैक्ट्रीज ऐसी हैं एक एरिया में जहाँ पे सल्फर जो है वो निकलता है और वहाँ पे उनको लेबर मिल ही नहीं पाती है, और जो मिलती है उनका लाइफ स्पैन ही बहुत कम है, बिकॉज वो सांस में मतलब जी। करते हो तो सब आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल चीजें हैं। तो विदाउट रोबोटिक्स और विदाउट ऑटोमेशन ये काम हो ही नहीं पाएगा। और जैसे ही इसका टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगा, ये ऑटोमेशन की वजह से बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी और जीडीपी को भी बहुत एडवांटेज होगा और कंट्रीज को डेवलपमेंट में, इकोनॉमी की ग्रोथ में, सब में इसका एडवांटेज है। बट अकॉर्डिंगली इसके साथ का साथ हर एक इंडस्ट्री को ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि थ्रेट्स भी उतना ही है। उतना ही मुश्किल चाहे इंडस्ट्री हो या रोबोटिक्स हो, अगर रिमोटली कोई इसको हैक या मैल फंक्शनिंग कर देगा तो हो सकता है कि कोई किसी को अटैक कर दे वही रोबोट, या वही मशीन अगर हार्ट ट्रांसप्लांट कर रही है तो हार्ट ट्रांसप्लांट करते टाइम पे किसी पेशेंट का मर्डर भी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रियंका सोगानी जी हमारे साथ है। प्रियंका जी, हम आज जो डिबेट करें वो इस मुद्दे पर करें कि अगर हमें 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है तो उसमें आईटी की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है हर सेक्टर के अंदर। आप जरा बताइए, आपकी एक्सपर्ट टिप्पणी क्या कहती है? डेफिनेटली आईटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू होगा और अभी भी है, पिछले कुछ सालों से चल भी रहा है। जैसा कि सर ने भी अभी बताया कि ऑटोमेशन का बहुत ज्यादा यूज है। मैं इंडस्ट्री से हूँ, मैं जिस कंपनी में जॉब करती हूँ अभी वो भी ऑटोमेशन बेस्ड है। आई कैन सेंस कि आगे आने वाले 10 सालों में या 2030 में क्या आने वाला है राजस्थान में। बट उसके लिए हमको बहुत जरूरी है, जो सबसे ज्यादा मिसिंग है राजस्थान में वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटी का, विच इज वेरी नेसेसरी, जो बहुत जरूरी है ताकि हम जैसे लोग राजस्थान छोड़ के ना जाए। आई एम ऑल्सो वर्किंग लाइक, मैं बैंगलोर में काम कर रही हूँ, लेकिन कोई भी, मुझे नहीं लगता यहाँ का जो भी यूथ है वो राजस्थान को छोड़ के कहीं और जाके इन चीजों में काम करना चाहेगा, क्योंकि अगर हमको यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि हो सकता है, वी हैव दी कैपेसिटी, राजस्थान में वो कैपेसिटी है, क्योंकि अभी राजस्थान में कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसे भी कोर्स आ गए जो स्पेशलाइजेशन बेस्ड भी आ गए हैं, जिनका आगे जाके वो स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से इन इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमको यहाँ मिलेगा, कुछ आईटी कंपनीज हैं जो यहाँ पे अभी भी हैं पर वो फुल्ली फंक्शनल नहीं है, वहां पे हर डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ के यूथ को भी बाहर जाना पड़ रहा है। तो मेरा फोकस तो यही है। अच्छा, कोई एक सेक्टर में बताइए, कोई एक ऐसा सेक्टर बताइए जिसमें हम आईटी को इंजेक्ट कर दें तो हमारी जो विकास की रफ्तार है, जो सपना पूरा करने का वक्त है, वो मिनिमम हो जाए।
मेरे ख्याल से ऑटोमेशन इज द ओनली सेक्टर जो हर जगह पे है, जैसा सर ने भी बताया, हेल्थ में भी है जी। और एग्रीकल्चर में भी है। जो अभी ऑटोमेशन इंडस्ट्री वो सबसे ज्यादा जो है वो बैंकिंग सेक्टर में है, बट बैंकिंग के अलावा भी हम हेल्थ में, एग्रीकल्चर में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे हम ऑटोमेशन की हेल्प से बहुत ज्यादा बूम ला सकते जी। हैं। और वो आईटी में भी, मतलब ये एक मेन कंसर्न है यहाँ पे कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, कंपनीज मिलेगी, अगर यहाँ के यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बहुत बेटर तरीके से वो लोग इसको जी। परफॉर्म कर सकते हैं। एंड आई थिंक राजस्थान विल ग्रो डेफिनेटली। भाई अब आईटी ने जिंदगी आसान तो की है मैम। देखिए मैं जयपुर में हूँ, लोकेंद्र जी जयपुर में है, मुकेश भाई माउंट आबू में है, आप बेंगलोर में हैं, लेकिन बातचीत तो कर रहे हैं ना, यही तो खूबी है। मुकेश जी एक और सवाल मेरा आपसे है कि क्या वाकई में राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका जिक्र प्रियंका जी कर रही हैं उस लेवल का है, या हो सकता है अगले 1-1.5 साल में अगर हम सपने को पूरा करना चाहें कि उसके बाद हर विभाग के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां से आईटी के जरिए उस विभाग को पब्लिक से कनेक्ट कर सके और जो बेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त उस विभाग के लिए जो काम कर रही है उनको एडोप्ट कर सके? आपकी वॉइस कट रही है मुकेश जी, सवाल मेरा आपसे है। रिपीट करेंगे सर? सर सवाल मेरा यह है कि क्या राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत अभी है, या जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं अगले 1-2 साल में उतना मजबूत हो सकता है कि जितने भी हमारे सेक्टर हैं उनमें आईटी का मैक्सिमम यूज किया जा सके और उसके जरिए जनता को कनेक्ट किया जा सके, क्योंकि बिना जनता की इन्वॉल्वमेंट के कोई भी क्रांति पूरी नहीं हो सकती। आई गेस आईटी का बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में हो चुका है, इंक्लूडिंग राजस्थान। और राजस्थान में अगर आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, जो क्योंकि मैं तो आईटी इंडस्ट्री से हूं तो मैं समझ रहा हूं कि इतनी कंपनीज जो इंक्रीज हो रही है आईटी कंपनीज राजस्थान में, इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में जो एमएनसीज हैं, एमएनसीज भी राजस्थान में आई हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सेल्स में भी उनके ऑफिस हैं, सेंट्रल सिटी में भी, सेंट्रल जयपुर में भी ऑफिस हैं। तो इंटरेस्ट जो है वो एमएनसीज का भी राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैन पावर है वो अच्छी स्किल्ड मैन पावर मिल जाती है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बाहर की तरफ मूव ज्यादा नहीं करना चाह रहे हैं, अपने घरों की तरफ रहना चाहते हैं, राजस्थान में रहना चाहते हैं। जैसे मैम ने अभी बोला कि वो बेंगलोर से यहाँ पे शिफ्ट हुई है जी। कोई नहीं जाना चाहता बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर से किसी वहां तक अपने घरों तक पहुंचना, जबकि तो फिर भी डायरेक्ट फ्लाइट होती है। तो राजस्थान में हर कोई चाह रहा है, राजस्थान में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कोई बाहर नहीं जाना चाहेगा। और राजस्थान को पहले रेगिस्तान ही समझते थे, बट अब राजस्थान की छवि चेंज हो रही है। बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि राजस्थान में टेक्नोलॉजी जो है उसका पेनिट्रेशन कितना होता जा रहा है और बाकी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं राजस्थान। ठीक है मुकेश जी, रेगिस्तान में रेत नहीं है सर, आजकल सोना निकल रहा है। डॉक्टर लोकेंद्र जी जरा बताइए, क्योंकि एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, हेल्थ सेक्टर का भी किया गया है, उसमें कुछ चरण बनाए गए हैं कि भाई 2024 तक ये करना है, 25 तक ये करना है, 28 तक ये करना है, 30 तक इसको इस तरीके से कंप्लीट करना है। अगर अपन राजस्थान में या इंडस्ट्री को लेके या हेल्थ सेक्टर में या हेल्थ एजुकेशन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो अगर मैं आपको हाल ही में बताऊं, जो हमारा लास्ट 1 साल से जो एक्सपीरियंस रहा है, हमने मेडिकल एजुकेशन में RUHS में मैं HOD के पद पे कार्य कर रहा हूं और मैं पिछले 1-1.5 साल से अलवर मेडिकल कॉलेज जो एस्टेब्लिश हुआ है उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो उन सब जगहों पे और पूरे वर्ल्ड में कई जगहों से हमने कनेक्ट करके वेबिनार्स और इनकी तरह से माध्यम से भी उनको जोड़ा है लोगों को। तो आजकल IT इंडस्ट्री का इतना ज़्यादा चलन हो गया कि हमारी जितनी भी लैब्स हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और QR कोड बेस्ड लैब्स हैं। आप उसमें जस्ट स्कैन करें और आप उस फील्ड से रिलेटेड सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसी तरह से हमारे कुछ बच्चों ने RUHS के और बच्चों ने और कुछ देश के बच्चों ने AI पे पूरा एक जर्नल निकाल दिया। AI की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितना भी कुछ डेवलपमेंट हेल्थ को लेके या मेडिकल एजुकेशन को लेके या पेशेंट केयर को लेके जो भी ऑटोमेशन या मशीन लर्निंग को, तो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड होने वाली हैं और हो रही हैं जिससे आप खुद ही आश्चर्य करेंगे कि ये क्या हो रहा है। जैसे ठीक है लोकेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रियंका जी आपका भी शुक्रिया। हो सकता है 2030 तक मैं इसी अंदाज में यहाँ से डिबेट कर रहा हूँ, आपको पता भी ना चले, और यहाँ मेरी जगह मेरा AI क्लोन मेरे ही अंदाज में सवाल कर रहा हो और इस डिबेट को कंडक्ट कर रहा हो सकता है ये भी मुमकिन। नमस्कार।